तारीखी फतह। सिर्फ 30 रन का हदफ बांग्लादेशी बैटर्स ने हंसते खेलते पूरा कर लिया। रावलपिंडी टेस्ट में कौमी टीम का फ्लॉप शो, नाक़िस हिकमत अमली आज हमने देखी, गैर जिम्मेदाराना बैटिंग और बॉलिंग भी आज हमने देखी। बांग्लादेशी स्पिनर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को घुमा दिया। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। मोहम्मद रिजवान के अलावा पूरी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। रावलपिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की पूरी टीम 146 रन बनाकर आउट हुई। सऊ शकील और सलमान आगा खाता ही खोल ना सके। इसके अलावा कप्तान शान मसूद की बदतरीन परफॉर्मेंस आज हमने देखी। दोनों इनिंग्स में बुरी तरह फ्लॉप हुए, जबकि बाबर आजम, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शाहीन शाह अफरीदी भी नाकाम दिखाई दिए। आज के इस मैच में बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में शिकस्त दी है। आपको अपडेट दे रहे हैं खेल के मैदान से। रावलपिंडी टेस्ट मैच में आखिरी रोज पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 146 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और बांग्लादेश को सिर्फ 30 रन का हदफ दिया, जो कि हंसते खेलते उन्होंने पूरा कर लिया। बात कर लेते हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ओवैस अब्बास से। ओवैस, बताइएगा, 30 रन का हदफ हंसते खेलते पूरा कर लिया बांग्लादेशी बैटर्स की जानिब से, अब पाकिस्तान टीम का क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए आज बहुत ही तारीखी दिन है। बांग्लादेश आज पहली दफा जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से टेस्ट जीता है। इससे पहले जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 13 टेस्ट हुए, जिनमें से 12 टेस्ट पाकिस्तान ने जीते और एक जो है वो मुश्किल जो है बांग्लादेश ड्रॉ कर पाया था। तो उस सिलसिले में देखा जाए तो आज बहुत ज्यादा तारीखी दिन है बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए। लेकिन उसके सेकंड एंड पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि इतनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग साइड जो है और बांग्लादेश जैसी वीक साइड जो कि अब थोड़ी सी इंप्रूव तो हो गई है, लेकिन स्टिल जो है पेपर के ऊपर बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान टीम से काफी ज्यादा वीक है। तो आज जो है वो मैच हार चुकी है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट सिलेक्शन के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके साथ साथ बोर्ड की और मैनेजमेंट की जो है वो उनके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि बड़े बेसिक से ब्लंडर्स कमिट हुए हैं इस टेस्ट मैच के अंदर, जिनकी वजह से ये रिजल्ट्स आए हैं। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो कुछ बेसिक चीजें जिनको एड्रेस करके जो है ये टेस्ट मैच जीता जा सकता है, जिन वजह एक सबसे बड़ी रीजन ये थी कि हमें जो है स्पिनर को नहीं खिलाया गया। इब्रार अहमद, जिनके बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, उसके अलावा टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, 10 विकेट्स उन्होंने एक मैच के अंदर ली हुई है, उन्हें टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया। सेकेंडली जो एक बहुत बड़ा फैक्टर इस टेस्ट को हारने में था वो विकेट जो है मिस रीड किया गया। अब पिंडी स्टेडियम जो है उमूमन जो है स्लो ट्रैक समझा जाता था, जहाँ पे इस दफा एक कोशिश करके जो है वो फास्ट ट्रैक बनाया गया। लेकिन वो हमने देखा कि पहले 2 घंटे में तो बॉल मूव हुआ, बॉलर्स को हेल्प मिली, लेकिन उसके बाद जो डेड ट्रैक हो गया था। प्लस जो पाकिस्तानी जो सिलेक्टर का वो ये माइंड सेट था कि ये जो ऑलराउंडर बॉलर जो पार्ट टाइम स्पिनर्स है उनके साथ इस मैच में गुजारा चला लेंगे, एक्स्ट्रा बैटर्स के साथ गए, स्पेशलिस्ट स्पिनर ऐड नहीं किया। लेकिन वहां पे हमें जो है ऑलराउंडर स्पिनर जो है उन्होंने इसमें हेल्प आउट नहीं कर सके, जो कि हमारी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी शिकस्त के अंदर। यहाँ पर एक गारंटी चीज थी कि यहाँ पर अगर अब्रार अहमद को इस टेस्ट मैच के अंदर खिलाया जाता तो रिजल्ट्स ऑब्वियसली बिल्कुल डिफरेंट होते। सेकेंडली जो है बॉलिंग हमारी जो रही है वो बिल्कुल भी एज अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं रही। उसके कंपैरिजन में बांग्लादेश ने जो है वो बॉलिंग बहुत ज्यादा अकॉर्डिंग टू प्लान की है। प्लस उन्होंने जो है टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है कुछ आपको छोटे छोटे गैप्स होते हैं जो मार्जिनलाइज होते हैं, जिनसे आपने फायदा उठाना होता है। भरपूर तरीके से उन्होंने उस चीज का फायदा उठाया। उनके जो सेकंड इनिंग के अंदर स्पेसिफिकली जो स्पिनर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अभी तक 7 से 8 विकेटें जो है स्पिनर्स ने समेटी हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर था जो कि पाकिस्तान जो है जिसकी वजह से हारा है। इसके साथ साथ सिलेक्शन के हवाले से बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। आप डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस लड़के हैं, उनको टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया। साइम अयूब, जिनकी एक वजह शोहरत ही जो है हार्ड हिटिंग है, फास्ट खेलने वाले हैं, उन्हें टेस्ट के अंदर खिलाया गया है। इसके साथ साथ मोहम्मद हुरैरा जो है वो स्क्वाड के अंदर भी थे, प्लस परफॉर्म भी कर रहे हैं एक अरसे से, उन्हें स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। इसके साथ साथ शान मसूद जो है एक अरसे से जो है इंटरनेशनली देखा जाए काउंटीज के अंदर तो इनकी बड़ी। अच्छा ओवैस, शान मसूद से मुतालिक मैं सवाल करना चाहूँगा। इससे पहले हमारे साथ यासिर साहब थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनकी जानिब से कहा गया था कि लक वाज़न्ट विद हिम, उनका जो है लक साथ नहीं दे रहा था, इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, वाकई में ऐसा था या फिर वो अंडर प्रेशर थे? दूसरा ये कि हमारे 3 खिलाड़ी जो कि 0 पर आउट हुए, जिसमें सऊ शकील हैं, सलमान अली आगा हैं, मोहम्मद अली, वो भी 0 पर आउट हुए हैं। तो बेसिकली वजह क्या बनी? जी देखिए, ये बात किसी हद तक आप कह भी सकते हैं कि लग शान मसूद को सपोर्ट नहीं गया, लेकिन
एक अरसे से हमने देखा है कि शान मसूद जो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अभी शान मसूद ने रिसेंटली काउंटी क्रिकेट के लिए इंग्लैंड के अंदर वहां पे इन्होंने डबल सेंचुरी भी मारी है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन लोकल विकेट्स के ऊपर जो है वो उनसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा है। इसके साथ देखिए, एक पाकिस्तान क्रिकेट पिछले 3 साल से एक जवाल का शिकार चल रही है। कॉन्टिन्यूसली चेयरमैन बोर्ड की चेंजेस होंगी, फिर उसके अंदर मैनेजमेंट की चेंजेस, फिर उसके अंदर स्टाफ की चेंजेस, फिर कैप्टन की चेंजेस, फिर टीम की इंटरनल पॉलिटिक्स, फिर ये सारे फैक्टर्स जो मिला के ना यकीनी तौर के ऊपर शान मसूद के ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रेशर था। अब जब ये सारे फैक्टर्स के बाद एक बंदे को कैप्टनसी मिलती है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर प्रेशर होता है, और प्रेशर के अंदर जो है हमारी क्रिकेट की नेचर ही ऐसी है कि हमारे प्लेयर इस तरह डिजाइन नहीं है कि वो प्रेशर को अच्छे तरीके से टैकल कर सकें एज कम्पेयर टू आप ऑस्ट्रेलियंस को उठा लें। उनकी अगर कंपैरिजन करेंगे तो हमारे प्रेशर हैंडलिंग के अंदर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से चल रहे हैं, और ये एक फैक्टर है कि जो एक अरसे से एड्रेस किया जा रहा है। इसके ऊपर सारे जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं, सारे क्रिकेटर्स आपके बात करते हैं कि पाकिस्तानी टीम साइकोलॉजिकली बहुत वीक है, कह कह कर थक चुके हैं लोग, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनकी प्रायोरिटी के अंदर ये फैक्टर नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एक साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, जो कि लड़कों की मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करके, आज के क्रिकेट के अंदर आपके टैलेंट है, हार्ड वर्क, सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप मेंटली तौर के ऊपर स्ट्रांग नहीं है तो उसके आप इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाके परफॉर्म नहीं कर सकते। हमारे लड़के जो आते हैं ये इनका एक्सपोजर भी इतना नहीं होता, तो ये आकर जो इतने बड़े फोरम्स के ऊपर आके कंफ्यूजन के शिकार होते हैं। इस वजह से टीम्स भी हारती हैं और इनके करियर्स भी जो है वो काफी बुरी। बिल्कुल फैक्ट है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि टीम के अंदर इतनी चेंजेस आई हैं। इसके अलावा साबिक कप्तान बनाए गए हैं, उनकी तरफ से भी जो था कि वो भी नाराजगी का इजहार किया कि उन्हें कप्तानी से क्यों हटाया गया। इसके साथ साथ मीडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा तनकीद होती है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलाकर शान मसूद के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन वो आज के मैच में तो परफॉर्म कर ही नहीं पाए। इससे पहले भी शान मसूद पे जो पाकिस्तान के अंदर ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बिल्कुल खासा अच्छा है। अभी तक उन्होंने कोई रिमार्केबल परफॉर्मेंस जो है वो स्कोर नहीं की। साथ में दूसरे बैट्समैन सलमान अली आगा जो है वो भी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। सऊद शकील टेस्ट के मजे हुए खिलाड़ी हैं, एक डोमेस्टिक के अंदर बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछली इनिंग्स में अच्छा खेले, लेकिन आज पोर शॉट सिलेक्शन या प्लस हम बांग्लादेश की बॉलिंग कह सकते हैं कि वो बड़ी अप टू मार्क रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बैट्समैन को जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन इस टेस्ट के अंदर अगर आप सीधा सीधा नुकात निकालेंगे जिनकी वजह से पाकिस्तानी टीम हारी है, उनमें एक सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो पिच की मिसरीडिंग थी। पिच मिसरीड की गई है पाकिस्तान कोचिंग स्टाफ की जानिब से, टीम मैनेजमेंट की जानिब से। ठीक है ओवैस, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जो है हम कंटिन्यू रखेंगे। उसामा गौरी जो कि नुमाइंदा लाहौर हैं वो भी हमें ज्वाइन करें। उसामा, इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप हमने देखा, उस पर कारकर्दगी भी हमने देखी, उसके बाद एक रिपोर्ट भी पेश की गई चेयरमैन PCB को, उसके बाद फिर एक्शन भी लिया गया, तब्दीलियां आई बड़ी। अब क्या आप समझते हैं चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी क्या है, PCB चेयरमैन की जिम्मेदारी क्या है, क्या एक्सपेक्टेड है अब इस कारकर्दगी के बाद? देखिए, बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से पहली मर्तबा टेस्ट क्रिकेट में हार चुका है और ये 10 विकेट से शिकस्त है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सनसनीखेज मुकाबला हुआ हो फिर पाकिस्तान बड़े करीब से जाके हारा हो। 10 विकेट से ऐसी टीम के हाथों शिकस्त से 2-4 होना पड़ा, जिससे हम कभी मैच हारे नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। अगर टीम सिलेक्शन की बात की जाए तो पाकिस्तान की वो बात समझ से बालातर है कि जब 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरा जाए पिंडी की पिच पर, और 28 साल में पहली मर्तबा पाकिस्तान बगैर किसी रेगुलर स्पिनर के टेस्ट क्रिकेट में उतरा है। टेस्ट क्रिकेट में हमेशा से ही होम ग्राउंड हो या अवे सीरीज हो, टेस्ट क्रिकेट में स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान को इसमें जो इब्रार अहमद को उन्होंने रिलीज किया पहले टेस्ट मैच के लिए, वो समय से बालातर था। 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरा, हमारी होम ग्राउंड की पिच भी हमने खुद तैयार की, ग्रीन टॉप विकेट तैयार की। लेकिन जब ग्राउंड में उतरे हैं तो पिच का मिजाज ही बदल चुका था पाकिस्तानियों के लिए। ना पाकिस्तानी बल्लेबाज उस तरह का परफॉर्म कर पाए, ना पाकिस्तानी बॉलर्स हैं वो अपनी कारकर्दगी को दिखा सके। पहली इनिंग्स की बात की जाए तो पाकिस्तान ने 448 रन किए, उसमें भी सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स निकाल दी जाए तो बाकी सारे बैट्समैन जो है वो एवरेज रन नहीं कर पाए। खासकर बाबर आजम की बात करूं तो बाबर आजम ने पहली इनिंग्स में 0 रन स्कोर किया, जबकि दूसरी इनिंग में भी वो 0 पे उनको एक ड्रॉप कैच का उनको चांस मिला, इससे वो फायदा नहीं उठा सके और फिर 22 रन पे आउट हो गए। लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट की ओवरऑल बात की जाए तो इस पाकिस्तान ने जब भी हमने देखा पिछले 1 से 1.5 साल में कितनी मैनेजमेंट में तब्दीलियां आई हैं। पाकिस्तान में जब भी कोई चेयरमैन आता है तो सबसे पहले टीम मैनेजमेंट। उसामा, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमें दौरान गुफ्तगू ज्वाइन करें अब्दुल रऊफ साहब हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। रऊफ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज की इंतहाई नाक़िस कारकर्दगी
10 विकेटों से जो है पाकिस्तान हारा है और बांग्लादेश जीता है, और बड़ी आसान हदफ 30 जो है वो रन्स थे और हंसते खेलते उन्होंने पूरे कर लिया। अब क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले ही तो बताइए। देखिए, काफी अफसोसनाक तरीन और शर्मनाक तरीन शिकस्त है पाकिस्तान की, और बांग्लादेश ने पहली दफा पाकिस्तान को होम सीरीज में शिकस्त दी है। और इसमें मेरा ख्याल है कि मुझे याद है कि जब हम क्रिकेट खेलते थे तो उस वक्त बांग्लादेश की टीम यहाँ पर ग्रेड 2 में आकर हमने उनको फैसिलिटेट किया था और वो यहाँ पर ग्रेड 2 में खेलते थे। और आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान में शिकस्त देकर चला गया। तो इसमें हमें अपना गिरबान में झांकना चाहिए। जो हम अपॉइंटमेंट है हमारी डायरेक्टर लेवल पर, हमारे कोचिंग स्टाफ से, हमारी मैनेजमेंट में, हमारे क्रिकेट बोर्ड में, वो सब की सब बोगस हैं। एक भी आप बार बार चेंजिंग करते हैं, जो चेयरमैन आता है अपनी टीम लेकर आ जाता है, अपने लोग लेकर आ जाता है, मगर उसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक आदमी भी मेरिट पर वहाँ पर अपॉइंट नहीं होता, सबके सब अप्लाई किए जाते हैं। अब देखें कि इस टेस्ट मैच में अगर आप देखें तो वहाँ पर ना आपसे पिच बनाई गई, ना आपसे पिच रीड की गई, ना आपसे टीम सिलेक्शन सही की गई, ना आपसे कोई प्लानिंग की गई, और ना अंदर ग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूशन की गई। और बांग्लादेश की टीम आपको इस बैटिंग पैराडाइज विकेट पे 4 दिन में टेस्ट मैच हरा कर चली गई। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक तरीन दिन है। और अगर हमने देखें, इससे पहले ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले हम ये जो पीछे वर्ल्ड कप हुआ उसमें अमेरिका जैसी टीम से हार गए, जो कि पहली दफा हिस्ट्री में क्रिकेट खेल रही थी, और उनको एज ए होस्ट उन्होंने सिर्फ वर्ल्ड कप में उनको अपॉर्चुनिटी दी थी, वो भी पाकिस्तान को हरा के चली गई। तो इसका मतलब है कि हमारी क्रिकेट सिर्फ डिक्लाइन पे नहीं है, एक्सट्रीमली डिक्लाइन पे है। और जब तक हम इसका पूरा पोस्टमार्टम नहीं करेंगे और बड़ी चेंजिंग नहीं करेंगे, हमारा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, बिना स्पेशलिस्ट स्पिनर के टीम जो है वो ग्राउंड में उतरी, कोई भी स्पिनर शामिल नहीं किया गया, ये कितना बड़ा मिसलैक आप समझते हैं? फिर इस पर किस तरह से गौर खौस होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए, एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, और मेरा ख्याल है कि इससे पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो जिम्मेदार है इसकी। कि एक ऐसी पिच आप देखें कि इसमें जो आखिरी पाकिस्तान की लास्ट इनिंग थी उसमें अगर आपने देखें तो बांग्लादेश के जो दोनों स्पिनर है शकीब और मेहदी, उन्होंने 8 विकेटें ली हैं। 10 में से 8 विकेटें आप उनके स्पिनर्स ने ली हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक की हालत देख लें कि उन्होंने एक भी स्पिनर जो रेगुलर स्पिनर था वो पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं किया, और 4 फास्ट बॉलर खिला दिए। और फास्ट बॉलर भी जो अब देखें कि जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ पाकिस्तान का, ये बांग्लादेश टेस्ट से पहले, वो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान खेला था, शायद मेलबर्न में। तो उस टेस्ट मैच में जो सबसे प्रीमियर परफॉर्मर है लेफ्ट आर्म, आपने उसी को ड्रॉप कर दिया टेस्ट मैच से। यानी कि एक आदमी एक टेस्ट मैच पहले एक्सेप्शनल परफॉर्म कर रहा, और नेक्स्ट टेस्ट मैच में आप सिर्फ उसी को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये तो आपका यानी कि दिमागी हालत है। मेरा ख्याल है कि इनको टीम से ज्यादा जो हमारी मैनेजमेंट है, इनके दिमाग को चेक कराने की जरूरत है, कि इनकी साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग की जरूरत है। अच्छा सर, ये जो मिस लैकिंग थी पाकिस्तान टीम में, ये इसका बांग्लादेश को किस हद तक और कहां कहां फायदा हुआ? और दूसरा ये कि किसी दौर में हमारा पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक था वो पूरी दुनिया में मशहूर था, और अब ये हाल है। देखिए, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इसलिए पूरी दुनिया में मशहूर था कि हम लोग मेहनती लोग थे, हमने लंबी क्रिकेट खेली। अब देखें, 150 तो फर्स्ट क्लास मैचेस मैंने खेले हुए हैं। मुझसे पहले वसीम, वकार, शोएब अख्तर, इमरान खान, सरफराज नवाज, बड़े बड़े नाम थे। किसी ने 250-300 से कम फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेले हैं। तो वो लंबी क्रिकेट खेलते थे। किसी की 700 विकेटें हैं, किसी की 800 हैं, किसी की 900 हैं, किसी की 600 है। जो आपका करंट स्लॉट है इसमें से 600-700 तो छोड़ें, किसी की 500, 400, 300, 200 विकेटें तक नहीं है, 200 विकेटें भी नहीं है। तो वो जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को प्रेफरेंस नहीं देंगे, आपको टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना आएगी। इसी वजह से आपकी जो फास्ट बॉलिंग है उनका डिक्लाइन है। ये एक इनिंग से दूसरी इनिंग में बॉलिंग करते हैं, या एक नए बॉल से दूसरे नए बॉल पे जब चेंज आती है तो इनके सारे बॉडी मैकेनिक्स खुल जाते हैं, क्योंकि ये यूज टू नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के। ये शॉर्ट फॉरवर्ड के यूज टू है T20 क्रिकेट के 3-3, 4-4 ओवर्स करने के। इसी वजह से पाकिस्तान को जो कंटिन्यूस आप शिकस्तें हो रही हैं वो इसी का शख्साना मेरा ख्याल है। ठीक है। अच्छा, हमने T20 इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद हमने देखा कि एक रिपोर्ट बनी, और वो रिपोर्ट जो है वो PCB चेयरमैन को पहुंचाई गई। उसके बाद ये सामने आया कि अंदर जो है मिसकम्युनिकेशन थी, आपस में इख्तिलाफात थे। उसके बावजूद जो है हमने सबक नहीं सीखा। यहाँ पर आपने क्या एनालिसिस किया है सारे प्रोसेस में? इस T20 ये जो अभी टेस्ट क्रिकेट हुआ, इसमें कोई ऐसा मामला है अंदर के मिस रीड हो या फिर इख्तिलाफात हो आपस में कुछ?
देखिए जो वो रिपोर्ट थी उसमें जो खिलाफात की मेन वजह थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट थी। तो उस मैनेजमेंट को जब एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं दिया आपने और उनको दोबारा फिर ऑब्लाइज किसी और जगह पे कर दिया, तो फिर इसी तरह के रिजल्ट आने थे। अगर आपने वो रिपोर्ट पब्लिक की है, ओपन की है, तो फिर उन सबको निशाने इबरत बनाना चाहिए था जो पाकिस्तान की इज्जत के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तान की डिग्निटी को चैलेंज कर रहे हैं और पाकिस्तान उनकी वजह से दुनिया में शिकस्त का सामना पाकिस्तान को। ठीक है। अच्छा सर, शान मसूद जो कि कप्तान थे, उनकी हमने आज कारकर्दगी देखी कि वो महज 5 रन पर आउट हो गए। कप्तान जो है वो किसी भी टीम का एक मोराल बुलंद करने के लिए मौजूद होता है और टीम जो है उस पर डिपेंड कर रही होती है कि हमारा कप्तान सबसे आगे होगा, लेकिन यहाँ पर कप्तान 5 रन पर डाउन हो गया। उसके बाद आपको लगता है कि टीम का जो मोराल था वो बुलंद होने के बजाय मजीद डाउन हो गया। और दूसरी बात ये कि 3 हमारे क्रिकेटर प्लेयर्स ऐसे थे जो 0 पर आउट हो गए। आप देखें कि आप उससे पूछे ना जिसने इसको कैप्टन बनाया है दुनिया में, मुझे बताएं कोई एक आदमी, कोई सी एक कंट्री की, इवन जिम्बाब्वे, कीनिया या नाइजीरिया की, मुझे ये जो नीचे नेपाल की मिसाल मुझे दे दें कि वहाँ भी 15 की एवरेज से कोई बंदा उसकी टीम में सिलेक्ट हो सकता है। हमारा जो कैप्टन है पिछले 4 साल से उसकी जो एवरेज है वो 15 या 16 रन की एवरेज है, उससे 50 रन तो होते नहीं है अपने, और उसी बंदे को पकड़ के ऑब्लिगेशन पे उसको पाकिस्तान का कैप्टन बना दिया। तो जब आप ऐसे डिसीजन लेंगे, एक बंदे की पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती और उसको पकड़ कर आप कैप्टन बना दें, और क्योंकि उसके पीछे सोर्सेज पकड़े हैं, तो उसके बाद फिर वो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो पाकिस्तान को मैच जितवा देगा, टीम को लेकर चलेगा या लीड फ्रॉम द फ्रंट करेगा? तो ये मेरा ख्याल है कि हमें पहले अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और इसकी जो पिच है, इससे मुतालिक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इस पिच पर खेला हुआ है माजी में, ये किस तरह की पिच है और इसमें किस हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? चूँकि मैच से पहले हम ये सुन रहे थे कि क्यूरेटर्स लाए गए हैं और पिच को जो है वो रीड किया जा रहा है, बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए या बॉलर्स के लिए। तो आपसे थोड़ा मैं इससे मुतालिक एनालिसिस चाहूँगा। देखिए, जिस बात में हम खेला करते हैं तो पिंडी की जो रावलपिंडी की जो पिच थी, पाकिस्तान के तमाम सेंटर में सबसे सपोर्टिंग पिच यही होती थी फास्ट बॉलर्स के लिए। मगर विद द पैसेज ऑफ द टाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली गई और उसकी जो मट्टी है वो बिल्कुल चेंज नहीं की गई, जिसकी वजह से ये बिल्कुल डेड हो गई और एक बैटिंग पैराडाइज पिच बन गई। आपको याद होगा कि लास्ट 2 साल पहले इंग्लैंड ने यहाँ पर 657 रन किए थे, एक बड़ा रन टारगेट दिया था। तो अब यहाँ पर इन्होंने मट्टी चेंज करने के बजाय उसके ऊपर घास छोड़ के थोड़ा सा पानी लगा दिया नीचे, और जैसे ही वो पानी नीचे से ड्राई हुआ वो फिर बैटिंग पैराडाइज पिच बन गई। और हमारी मैनेजमेंट की अक्ल का अंदाजा लगा लेंगे, वो पिच को रीड करने में टोटली नाकाम रहे और उस पर 4 फास्ट बॉलर चला दिए उन्होंने, इसका खमियाजा भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ता। तो ये सारी चीजें होती हैं, जब तक आप इनकम्पिटेंट लोगों को रखेंगे जिनको पिच भी रीड करना नहीं आती, तो फिर आगे अल्लाह ही हाफिज आपकी क्रिकेट का। ठीक है। अब टीम मैनेजमेंट का क्या इसमें हिस्सा बनता है, पीसीबी का या फिर चीफ सेलेक्टर जो हैं हमारे, उनकी जानिब से अब क्या इकदाम होना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि आगे चेंजिंग करेंगे। ये एक तो अमीर हमजा को लाना पड़ेगा जो आपका प्रीमियर बॉलर है, और उसके बाद फिर एक स्पिनर इनको इंक्लूड करना पड़ेगा। स्पिनर इन्होंने आजकल तैयार ही नहीं किया हुआ, वो पिछले 20-30 साल तो वो सईद अजमल, जुल्फकार, अब्दुर्रहमान खेल गए, वो 45-46 साल की उम्र तक वो पाकिस्तान से खेलते रहे, तो उनका इन्होंने कोई रिप्लेसमेंट भी तैयार नहीं की। और अभी इनके पास एक स्पिनर भी नहीं है। जो दरमियान में पिछले 10-15 साल 12 साल में कुछ स्पिनर अच्छे आए थे, बेचारे यंग बच्चे थे, उन सबको इन्होंने ज़ाया कर दिया और अपने फेवरेट जो लड़के थे उनको नवाजने के चक्करों में उनको सिस्टम से ही आउट कर दिया। तो अब इनके पास मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा स्पेशलिस्ट स्पिनर अगर है तो कोई नुमान अली है, वो भी मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट 40-41 साल तक पहुंचने वाला है। तो अब देखेंगे किसको लेकर अगला टेस्ट मैच खेलते हैं। अच्छा, अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है सर, उसमें आप क्या सजेशन देंगे इस टीम से मुताल्लिक? चीफ सेलेक्टर को कौन कौन सी अब टीम आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होनी चाहिए? तो देखिए, अभी तो टेस्ट क्रिकेट है और टेस्ट मैचेस पे ही ये फोकस कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये अपना लगाएंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सी टीम ये तैयार करते हैं। क्योंकि पीछे एशिया कप हुआ था वनडे, और उसके बाद आपका वर्ल्ड कप हुआ था जो इंडिया में हुआ था, उसमें भी आप पहले राउंड में दोनों में बाहर हो गए थे। तो आप देखेंगे वनडे के लिए कौन सी टीम लाते हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये किस तरह की सिलेक्शन करेंगे और उनके पास जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है वो क्या है। आया ये नए लड़कों पे जाएंगे, इनके पास कोई रिप्लेसमेंट प्लान है, या ये बिल्कुल वही पुरानी टीम को रिटेन करेंगे जिनसे ये पहले 2 टूर्नामेंट आ रहे हैं। ठीक है। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कप्तान कौन होना चाहिए पाकिस्तान में? ऐसे नाम अगर आप सजेस्ट कर सकते। देखें, कैप्टन भी अब ये